नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स यानी कि कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट को देखेंगे, जिसमें यूनिट है हमारा शिक्षा के ज्ञान मीमांसकीय आधार, एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो इससे संबंधित जो यूनिट है, इससे संबंधित हम यहाँ पर नोट्स देखेंगे और आगे का जो टॉपिक बच जाएगा वो हम अगले वीडियो में उसको पूरा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस यूनिट के अंदर काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहले ज्ञान मीमांसा का परिचय देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान जो है एक ऐसा शब्द है कि जो समान रूप से प्रयोग किया जाता है। हर कोई इसको समान रूप से प्रयोग करता है, लेकिन हम ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी से इसको हम समझ सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ को हम देखते हैं या किसी को करते हुए, कुछ काम करते हुए देखते हैं, तो उस चीज़ से हम क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। तो हम वास्तविक रूप से उस चीज़ के या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञान का अर्थ का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, जो कि यह ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध को दर्शाता है। ज्ञान और ज्ञाता यानी कि जिनको ज्ञान प्राप्त है, और ज्ञेय यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है जिनको, तो ये उनके बीच संबंध को दर्शाता है। ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, विषय, तत्व या तथ्य के संबंध में उसका वर्णन से होता है। यानी कि किसी भी विषय या वस्तु के बारे में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस विषय या तथ्य है या तत्व है, उसका आसानी से वर्णन कर सकता है। भौतिक जगत की वस्तु का ज्ञान उनके संपर्क में आने पर होता है। यानी कि हम उस वस्तु के संपर्क में आते हैं, तब हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा भौतिक जगत में देखा गया है। यह ज्ञान ज्ञानेंद्रिय अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो उसी के अनुभव के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान साक्ष्य, तर्क, बुद्धि तथा अंतःप्रज्ञा के संदर्भ को दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे, यह है एनपीसी सामान्य संभावना वक्र। इसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो मंद बुद्धि का क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ गुणवत्ता देखने को मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ बुद्धि लब्धि देखने को मिलती है, चाहे 20 हो या 40 हो। लेकिन ऐसे सामान्यता 90 को अच्छा माना जाता है, बुद्धि लब्धि स्तर, IQ लेवल। तो यहाँ पर कहा गया है कि ना तो किसी की बुद्धि 0% होगी, यानी कि 0 होगी, और ना ही किसी की 100% होगी। मतलब कि एकदम 0 लेवल की बुद्धि लब्धि किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती है, और हाई लेवल में हम देखेंगे 100% किसी का नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे हम ज्ञान का अर्थ। सामान्य रूप से ज्ञान को एक जटिल तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ज्ञान एक सामान्य वस्तु है, इसे प्राप्त करने के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार हम खाना खाते हैं या सांस लेते हैं या अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपन्न करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान को भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम किसी चीज़ को भी करते हुए देखते हैं, तो उस चीज़ से हम सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं या किसी चीज़ वस्तु को देखते हैं, तो उसको देखकर हम क्या नॉलेज ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक विशिष्ट ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान में होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से जानते हैं, और सामान्य ज्ञान में यानी कि हम उसमें नॉर्मल चीज़ों को जानते हैं, उतनी गहराई से किसी भी वस्तु के बारे में नहीं जानते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो कि यहाँ पर आत्मा, परमात्मा एवं आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है। यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान में आत्मा, परमात्मा और आध्यात्मिक जगत को बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करना जो है काफ़ी कठिन होता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है,
आत्मा परमात्मा से संबंधित है, इसको प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है और इसके लिए व्यक्ति को अनेक वर्ष तक परिश्रम करना पड़ता है। सामान्य ज्ञान में क्या है कि इस ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तु का ज्ञान सम्मिलित होता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से यानी कि वास्तविक रूप से आंखों से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। आंखों से देख के प्रत्यक्ष रूप से और शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं, इसमें परिश्रम भी कम लगते हैं। अब देखेंगे विशिष्ट ज्ञान और सामान्य ज्ञान में अंतर क्या है। इस चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर हमें समझ आ जाएगा। विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है यह अध्यात्म से होता है जिसकी हम कल्पना करते हैं, और सामान्य ज्ञान का जो संबंध है वो भौतिक जगत से होता है जो कि हमारा जीवन यापन से जुड़ा रहता है। विशिष्ट ज्ञान को आंखों से देखा नहीं जाता बल्कि उसको क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है, कल्पना करते हैं या अनुभव करते हैं, जबकि समान ज्ञान में विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रिय से देखा जाता है। विशिष्ट ज्ञान का जो संबंध है वो विशिष्ट व्यक्ति से होता है, जैसे कि योग, साधना करना, तपस्या करना, ध्यान लगाना आदि, जबकि समान ज्ञान का उपयोग प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जैसे कि पढ़ाना, भोजन करना आदि। चौथा नंबर डिफरेंस में हम देखेंगे कि विशिष्ट ज्ञान जो है इसको प्राप्त करने में अधिक समय लगता है और यह कठिन भी होता है, जबकि समान ज्ञान को क्या करते हैं, प्राप्त करने में कम समय लगता है और यह क्या होता है कि काफ़ी सरलता पूर्वक इसको प्राप्त किया जाता है। 5 नंबर है विशिष्ट ज्ञान का उपयोग आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, जबकि समान ज्ञान का उपयोग मानव जीवन में सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए इसे प्राप्त किया जाता है। और 6 नंबर है हमारा लास्ट पॉइंट ये डिफरेंस में कि विशिष्ट ज्ञान में अनुभव, तर्क एवं चिंतन की प्रधानता होती है, जबकि समान ज्ञान में प्रयोग, प्रदर्शन और वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है। ये था विशिष्ट ज्ञान और समान ज्ञान में अंतर। जो अब इसके बाद हम देखेंगे ज्ञान की प्रकृति क्या है उसको हम देखेंगे। ज्ञान का संबंध जो है वो चेतन जगत से होता है। ज्ञान के संबंध में चेतना की आवश्यकता होती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, और पूर्ण रूप से यदि विचार किया जाए तो ज्ञान मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव में ज्ञान का स्तर उच्च श्रेणी का होता है तथा पशु में क्या देखते हैं कि ज्ञान का स्तर जो होता है वो काफ़ी निम्न श्रेणी का देखा जाता है। मानव में काफ़ी चिंतन करने की शक्ति होती है, उन्हें किसी भी चीज़ को समझने और चेतन में अपने बुद्धि में रखने और अच्छे निर्णय डिसीजन लेने में काफ़ी उनकी समझ होती है, जबकि पशु को हम क्या देखते हैं कि ज्ञान का स्तर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। उनका जो जीवन यापन रहता है भोजन करना और हम देख सकते हैं और वो सोने की क्रिया करते हैं, तो ये सब पशु में हम देखते हैं कि उनकी ये जीवनचर्या है, खाना और सोना, उनमें समझदारी की जो है समझ काफ़ी कम होती है। ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है, यानी कि जानने वाले से संबंधित होता है। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा ना रखे तो ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति से ही ज्ञान का महत्व यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि ज्ञान का संबंध ज्ञाता से होता है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तु होती है, उन वस्तु का संबंध जरूरी नहीं है कि व्यक्ति से ही हो, इसलिए ज्ञान की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। प्रत्येक वस्तु ज्ञान की परिधि में तभी आती है जब वो ज्ञाता के संपर्क में आता है, जानने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है। तीसरा नंबर जो है ज्ञान की प्रकृति में नेचर है, ज्ञान का संबंध कौशल विकास से होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र और कौशल विशेष का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बना देता है, यानी कि किसी चीज़ में व्यक्ति नॉलेज यानी ज्ञान लेता है तो उस क्षेत्र में उस वस्तु के क्षेत्र में वह विशेषज्ञ भी बन जाता है। अगला नंबर है ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है, इसे छू कर नहीं देख सकते हैं। ज्ञान को अमूर्त वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा
इसे देखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसे अमूर्त मानते हैं। सिर्फ क्या ज्ञान को क्या करते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते हैं, और उस अनुभव के आधार पर ही भाषाई रूप से वर्णन कर प्रदर्शित किया जाता है। अगला नंबर देखेंगे, ज्ञान जो है वो परिवर्तनशील है। ज्ञान में समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित था, लेकिन आज का हम जो एजुकेशन देखेंगे वो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति को अपनाया गया है। यानी कि यहाँ पर बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है ताकि उनका व्यक्तित्व का अच्छे तरीके से विकास हो। 6 नंबर है, ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान का संबंध पूर्ण रूप से मानसिक अवस्था से होता है। यह मानसिक रूप से जुड़ा होता है ज्ञान, और मानव द्वारा प्रदर्शित किए गए संवेदना का संबंध मानव से ही होता है। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था में प्रत्येक संवेदना को ज्ञान का रूप प्रदान करने में मानसिक क्रियाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। 7 नंबर है, ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उस अवस्था में ही पूर्ण होती है जब उसके लिए विषय उपलब्ध हो। विषय उपलब्ध हो तभी वह उस चीज के बारे में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब ज्ञान का क्षेत्र जो है वो सीमित ना होकर काफ़ी व्यापक है, बड़ा है, विस्तार है, इसमें देखने को मिलता है। तो ज्ञान का क्षेत्र जो है व्यापक है। ज्ञान के अभाव में मानवीय जीवन पशुओं के जीवन से भी निम्न स्तर का हो सकता है। अगर व्यक्ति पास ज्ञान ना रहे तो वो पशु से निम्न स्तर का जीवन यापन कर सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ज्ञान के आधार पर ही हम देखते हैं उदाहरण कि आदि मानव से वर्तमान मानव तक का स्वरूप विकसित हुआ है। आप देख सकते हैं कि आदि मानव का जीवनचर्या किस तरीके से वो जिंदगी जीते थे, किस तरीके से उनका रहन सहन था, और आज के समय के व्यक्ति को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। अगला नंबर है 9 नंबर, ज्ञान एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति की कोई समय सीमा नहीं होता, क्योंकि ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार ज्ञान कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति प्रत्येक क्षण विभिन्न माध्यमों से कुछ ना कुछ सीखते रहता है। हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जो चीज़ भी देखता है या किसी को किसी काम करते हुए देखता है, मतलब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उससे भी व्यक्ति ज्ञान आसानी से ग्रहण कर लेता है, उस चीज को आसानी से देखकर सीख लेता है। अगला नंबर है, ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है, और ज्ञान का क्षेत्र जो व्यापक है हमने देखा यहाँ पर, और इसमें चिंतन का समावेश भी देखने को मिलता है और जिज्ञासा का समावेश भी देखने को मिलता है। अब ज्ञान का स्रोत यहाँ पर देखेंगे। पहला नंबर है, जो स्रोत है यहाँ पर उसमें पहला पॉइंट है, अनुभव से या ज्ञानेंद्रिय के प्रत्यक्षीकरण से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, या किसी भी अनुभव से हम या अपने ज्ञानेंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भौतिक जगत की समस्त वस्तु का ज्ञान मानव को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि ज्ञानेंद्रिय है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव या प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कि हम वास्तविक रूप से देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो वह ज्ञान का प्रमुख साधन है। यहाँ पर 2 चीज़ बताया गया, अनुभव या प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि वास्तविक रूप से देखते हैं, और अनुभव आप समझ सकते हैं कि आप जो चीज़ सोचते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन ज्ञानेंद्रिय के द्वारा देखकर, सुनकर और सूंघकर, स्वाद लेकर विभिन्न सांसारिक वस्तु के भिन्न स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी विश्वसनीयता का आकलन किया जा सकता है, परंतु वैधता ज्ञात करना असंभव है। विश्वसनीयता का हम आकलन कर सकते हैं। दूसरा नंबर है तार्किक चिंतन। ज्ञान का स्रोत जो है उसमें तार्किक चिंतन है। तो तार्किक चिंतन मनुष्य के अंदर एक ऐसी योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है।
व्यक्ति चिंतन यानी कि तर्क चिंतन करके किसी भी चीज के बारे में आसानी से अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तर्क के अंतर्गत किसी घटना के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तथा उस पर तार्किक दृष्टि से विचार किया जाता है और कुछ नया निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुतिकरण किया जाता है और वो निष्कर्ष ही ज्ञान कहलाता है। अगला नंबर है ज्ञान के स्रोत जो है शिक्षाविदों के निर्णय, परिभाषा एवं कथनों से ज्ञान प्राप्त करना, इसके माध्यम से भी हमें ज्ञान प्राप्त होती है। जैसे कि शिक्षाविद जो हैं उनके निर्णयों से, परिभाषा से और उनके जो थॉट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी हम उस चीज़ को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षाविदों के द्वारा जो परिभाषाएं, कथन एवं विचार दिए जाते हैं वे समाज के लिए ज्ञान के स्रोत होते हैं और इन कथनों एवं विचारों को ज्ञान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ज्ञान को सत्य मान लिया जाता है क्योंकि इसकी सत्यता की परख करना असंभव है। अंतःप्रज्ञा लास्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान के स्रोत में। इस प्रकार के ज्ञान में विश्वास निहित होता है। इसमें किसी प्रकार के प्रमाण या तर्क की जरूरत नहीं होती है। यह व्यक्ति के अंतरात्मा द्वारा अनुभव किया जाता है और इन अनुभव में ही हमें पूर्ण विश्वास एवं वैधता प्रतीत होती है। अब देखेंगे अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत जो इस यूनिट के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। ये सारा पॉइंट आवश्यकता और महत्व में हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में आवश्यकता पूछा जाता है या महत्व पूछा जाता है तो आप इसी पॉइंट को लिखेंगे। पहला है चरित्र विकास के लिए आवश्यक है। ज्ञान जो है वो चरित्र विकास के लिए आवश्यक है। चरित्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को विभिन्न प्रकार के तथ्यात्मक और परिचयात्मक ज्ञान से परिचित कराया जाए, तभी छात्रों में अच्छे चरित्र का विकास हो सकता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार के नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकों के माध्यम से छात्रों में सहनशीलता, नैतिकता एवं परोपकारिता जैसे नैतिक गुणों का विकास कराया जाता है। यानी कि बचपन में ही हम देखते हैं 4 क्लास से मॉरल एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है ताकि उनमें एक अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास हो। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे व्यावसायिक विकास के लिए भी ज्ञान जो है आवश्यक है। व्यावसायिक विकास के लिए शिक्षकों के द्वारा छात्रों को कौशलात्मक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के कौशल जानकारी बालक में एक उचित व्यवसाय की ओर रुचि उत्पन्न करती है। अगर बच्चों को व्यवसाय के बारे में ज्ञान रहेगा तो अपने अनुसार, अपनी रुचि अनुसार किसी भी एक व्यवसाय को अपनाकर अपने जीवन यापन को काफ़ी अच्छे तरीके से जी सकते हैं और जीवनचर्या को अच्छा बना सकते हैं। तीसरा नंबर है उच्च जीवन स्तर के लिए भी ज्ञान जरूरी है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के विषय के तथ्यात्मक एवं कौशलात्मक ज्ञान के आधार पर व्यवसाय प्राप्त करके बालक अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकता है और कुशलता का प्रयोग करके बालक अपने जीवन के सुख सुविधाओं को प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। सांस्कृतिक विकास के लिए भी ज्ञान जो है काफ़ी आवश्यक है। छात्रों को ज्ञान के माध्यम से सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य पूरा किया जाता है। विद्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम कराए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न दिवस पर स्कूल में जो भी दिवस मनाया जाता है उस दिवस के अवसर पर बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। इस कार्यक्रम में छात्र प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अनेक प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सांस्कृतिक विकास में अपनी सहभागिता देते हैं। अगला नंबर है शारीरिक विकास के लिए भी ज्ञान जो है आवश्यक है। शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है कि छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाए। शारीरिक विकास में विद्यालय खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए भी ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान की प्रमुख आवश्यकता आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने में होती है। बालक अपने भावी जीवन में नैतिकता एवं मानवता के आधार पर आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 7 नंबर, समायोजन क्षमता के विकास के लिए भी ज्ञान जरूरी है। अगर व्यक्ति को ज्ञान अच्छी जानकारी रहती है, वो अनुभवी रहते हैं, तो किसी भी समस्या को आसानी से समस्या में परिस्थिति में समायोजन काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। समायोजन क्षमता के विकास के लिए ज्ञान एक वरदान का रूप सिद्ध होता है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही बालक विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करता है तथा अपने संवेग पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। मतलब कहाँ पर किस तरीके से अपना संवेग व्यवहार को बनाए रखना है, ज्ञान के माध्यम से ही एक व्यक्ति या छात्र आसानी से अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीखता है। अगला पॉइंट है 8 नंबर, आत्म अभिव्यक्ति के विकास के लिए भी ज्ञान जरूरी है। छात्रों में ज्ञान के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या विषय के संबंध में अपने स्वयं के अनुभव को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के विषय की जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक होता है। और 9 नंबर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए भी ज्ञान जरूरी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकास के लिए छात्रों में भी श्रवण कौशल एवं अधिगम कौशल का विकास होना जरूरी है। अगर उनके पास कौशल रहेंगे तभी वो अच्छे तरीके से अधिगम करा सकते हैं। बच्चों को अच्छे तरीके से एक शिक्षक सिखा सकते हैं तथा शिक्षकों को समस्त शिक्षण कौशल का ज्ञान होना जरूरी है। टीचिंग मेथड जितना है, एक शिक्षक को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। दोनों पक्षों को यदि अपने कौशल का ज्ञान होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न की जा सकती है। और अगला नंबर है, छात्रों के संतुलित विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से छात्रों का शारीरिक मानसिक विकास संभव होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास ही छात्रों के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। और अगला नंबर है, लास्ट पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा यहाँ पर महत्व है, आवश्यकता एवं महत्व ज्ञान मीमांसा का, वो देख रहे हैं हम। लास्ट पॉइंट है, सामाजिक गुणों के विकास के लिए ज्ञान जरूरी है। तो ज्ञान के माध्यम से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगर व्यक्ति या छात्र के पास नॉलेज रहे, ज्ञान रहे, तभी वो अपने समाज को अच्छा बना सकता है और समाज की सेवा कर सकता है। विद्यालय में संपन्न होने वाले सामुदायिक कार्यक्रम में, जिनमें कि समाज की सहभागिता होती है, छात्रों द्वारा सहयोग किया जाता है। इस प्रकार उन कार्यक्रम को देखकर तथा उसमें भाग लेकर छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि प्रेम, सहयोग, अपने पड़ोस के साथ प्रेम और सहयोग, हर कार्य में उनका हेल्प करना, एक दूसरे का हेल्प करना, ये सारे हम देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। और इस यूनिट के अंतर्गत आगे का पॉइंट हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह काफ़ी लंबा है। तो हम यहाँ पर देखें, ज्ञान का प्रकार देखें और विशिष्ट ज्ञान और समान ज्ञान में क्या अंतर है, और ज्ञान की क्या प्रकृति है, स्रोत क्या है प्राप्त करने के, और इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, ये सारे हम यहाँ पर देखेंगे। और आगे की वीडियो में देखेंगे कि ज्ञान मीमांसा की समस्याएं क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, और पाठ्यक्रम के साथ किस प्रकार वह जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।